नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे नए साल की तैयारी, यूसीसी आरक्षण की बारी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सभी बड़े दांव चलने की तैयारी में है। अयोध्या में जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां ने जोर पकड़ लिया है, तो वहीं दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा के महीने में ही यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है और मुख्यमंत्री का कहना है कि कमेटी जनवरी महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई शुरू कर जल्द से जल्द राज्य में यूसीसी को लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं खबर आ रही है कि सरकार इसके लिए विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर रही है। हालांकि सरकार सत्र पर विचार करे इससे पहले ही सरकार की मुश्किलें राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी अपनी 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली और चिन्हीकरण की प्रक्रिया अविलंब बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के बिल को पारित कराने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों ने ऐसा न होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी भी दे दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूसीसी के मुद्दे पर जनता को उलझा रही है ताकि चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिल सके, जबकि असल मुद्दों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस ने सरकार से राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है। अब सवाल यह कि एक तरफ तो सरकार यूसीसी की रिपोर्ट का इंतजार कर सत्र बुलाने की बात कह रही है, तो दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों की रिपोर्ट सरकार के पास है। ऐसे में फिर सरकार राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड की धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है। जनवरी महीने में यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रही है। जनवरी महीने में जहां अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होगी, तो वहीं दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा के महीने में ही यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कमेटी जनवरी माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई शुरू कर जल्द से जल्द राज्य में यूसीसी को लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं खबर आ रही है कि सरकार इसके लिए विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर रही है। माना जा रहा है कि 5000 पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने ड्राफ्ट में मौजूदा कानून में संशोधन करने की जरूरत करने पर जोर दिया है। इस ड्राफ्ट में सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार देने की वकालत की गई है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप, तलाक, पैतृक व पति की संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने, उत्तराधिकारी, विरासत, गोद लेने, स्थानीय व जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाजों का अनुपालन व निजी स्वतंत्रता संबंधी बिंदु भी शामिल किए गए हैं। हमने इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर कानून बनाने के लिए काम करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है मुझे संतोषों के बीच में कि हमारी जो हमने इसकी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी नए साल में हमको ड्राफ्ट मिलेगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं जब तक चीज़ें सामने नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ऐसे समय पे लाएंगे जब इस चीज़ पे बहस ही नहीं हो पाएगी। शायद चुनाव का माहौल होगा और यूसीसी में अंदर क्या है वो लोगों के सामने हम लोगों के सामने आना चाहिए ताकि उसके तथ्यों पे बातचीत हो सके। अभी यही पता नहीं कि लिफाफे के अंदर है क्या, हमको अभी ये भी पता नहीं है कि SC ST OBC हमारे आदिवासी हमारे जितने और ऐसे थारू बुक्सा इत्यादि लोग हैं, उन लोगों के जो हकूक हैं या उनको जो अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं, उनके साथ कितना इसमें छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक देश एक कानून तो होना चाहिए। अब आप हिंदू लॉ अलग, मोमडन लॉ अलग, कई नियम कानून अलग अलग होता है, तो एक देश एक कानून तो होना चाहिए। और राज्य सरकार ने यहाँ इस पर इनिशिएशन लिया है, हमारी राज्य सरकार ने इसको जितनी जल्दी राज्य, क्योंकि अब राज्य स्तर पे इसको लागू किया जा रहा है, तो हम तो चाहेंगे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक कानून एक देश।
वहीं एक तरफ जहां सरकार यूसीसी के लिए सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार की मुश्किलें राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी अपने 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली और चिन्हीकरण की प्रक्रिया अविलंब बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के बिल को पारित कराने की मांग की है। बता दें कि धामी सरकार ने 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया है। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है, जिसके बाद अब मांग की जा रही है कि जल्द ही विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाए। ये सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2021 में शासनादेश निकाला जाता है कि जितने भी चिन्हीकरण के प्रार्थना पत्र हैं वो जमा करके उनका निस्तारण किया जाएगा। 10% क्षैतिज आरक्षण की पुनर्बहाली के लिए हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। 10 साल से पुनर्बहाली के लिए, और सरकार जो है लगातार पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से हमें आश्वासन दे रही है, उस पर समितियां बनी, कमेटियां बनी, तमाम उन चीज़ों से निकल के हम लोग निकल चुके थे। यहाँ तक कि जो जद्दोजहद हुई, उसके बाद सरकार ने कहा कि हम जल्दी विधानसभा सत्र बुलाएंगे। अब ये पूरा फिर 1 महीना निकल गया और नए साल का जो है आगाज होने वाला है। फिर उसमें बधाइयों में इनमें निकलेगा, ये अपने पोर्टफोलियो में लगेंगे, फिर आचार संहिता लगेगी और उसका खामियाजा हमारे आंदोलनकारियों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही निराशाजनक व्यवहार है सरकार का। राज्य आंदोलनकारियों का कोई भी मसला हो, चाहे चिन्हीकरण का मसला हो, चाहे उनको नौकरी देने का मामला हो, चाहे 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला हो, चाहे राज्य में भू कानून की मांग हो या मूल निवास की मांग हो, सरकार हमेशा लिपापोती करने की बात करती है, गंभीरता से कोई कदम उठाती नहीं। भाई 7 साल से आप प्रचंड बहुमत से प्रदेश सत्ता में है, ये मामले आपने लटका क्यों रखे हैं? जन भावनाओं को भी अगर सरकार नहीं समझ रही है और उस पर बार बार जो है मीन मेख निकाल करके मामलों को लटकाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर नए साल पर धामी सरकार नया करने की तैयारी में है। सरकार की पूरी कोशिश है कि 2024 में यूसीसी को लागू किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार राज्य में यूसीसी लागू होगा? क्या यूसीसी में सभी धर्मों को एक समान अधिकार देने की वकालत की गई होगी? इसके साथ ही क्या राज्य आंदोलनकारियों की मांग सरकार पूरी करेगी या अभी इंतजार और बढ़ाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, और मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। संगीता शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता हैं, यूकेडी की ओर से जुड़ चुकी है, और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। प्रदीप कुकरेती जी हमारे साथ में है, राज्य आंदोलनकारी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी चर्चा में शुरुआत हम जपेंद्र सिंह जी के साथ में ही करना चाहेंगे। जपेंद्र जी, देखिए, बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, एक्शन मोड में रहती है, ये सब तो बहुत सामान्य सी बात है, ये आप भी स्वीकारते हैं, आम जनता भी जान चुकी है और आपके विपक्षी भी जान चुके हैं। लेकिन अब आपने, क्योंकि यूसीसी को लेकर अभी तक जो बहुत निलंबित होता जा रहा था, या माफ कीजिएगा गलत शब्द मैंने इस्तेमाल किया, बहुत डिले होता जा रहा था, काफी आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है, उससे पहले मुख्यमंत्री जी की ओर से ये सुनिश्चित कर दिया गया कि भाई रिपोर्ट मिलने वाली है, यानी अब इसके बाद विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, लागू भी किया जा सकता है, यानी प्रक्रिया काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। अब राज्य आंदोलनकारी आपकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और आप पर आरोप भी विपक्ष और आंदोलनकारी मिलकर लगा रहे हैं कि आप जो अहम मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर देते हैं और जिससे आपको फायदा है वो लेकर आते हैं पहले, यानी प्राथमिकता की बात ज्यादा है। देखिए, चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर विपक्ष करता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से पहले किसी ने भी आरक्षण के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी चुनावी वायदे किए थे, या प्रदेश हित में या आंदोलनकारियों के हित में और सम्मान में जो वायदे किए थे, वो एक एक कर सभी वायदे पूरे किए जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, कुछ शिकायतें हो सकती हैं और उन वाजिब शिकायतों के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन जहां मान सम्मान और उत्तराखंड वासियों के, उत्तराखंड की कुर्बानियों के बाद जो प्रदेश का निर्माण हुआ, उत्तराखंड वासियों की और शहीदों की कुर्बानियों के स्वप्नों का उत्तराखंड बनाने में भारतीय जनता पार्टी और युवा मुख्यमंत्री धामी जी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी एक सत्य है। अब आरोप
प्रत्यारोप अपनी जगह जैसे जैसे चीजें लागू हो रही हैं, ये लाभ दिए जा रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे आने वाले समय में है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शहीदों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण की ओर जिस तेजी से बढ़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी और युवा मुख्यमंत्री करके दिखाएंगे। ये भी एक सत्य है। ठीक है, ठीक है। अब मैं प्रदीप कुकरेती साहब के पास पे जाऊंगी, राज्य आंदोलनकारी हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। प्रदीप जी, जपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि हम जल्द ही करेंगे उसको, लेकिन आपको ये आप लोगों का ये मुद्दा है कि भाई जो पहले प्राथमिक चीजें होनी चाहिए, जो जरूरी हैं राज्य के लिए, उनको दरकिनार कर यूसीसी पर पहले काम हो रहा है। और ऐसा ही नहीं, देखिए मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी को लेकर सब कुछ हुआ, समिति उन्होंने आते ही पहली कैबिनेट की बैठक में उस पर बातचीत हो गई, उन्होंने जो कहा वो किया। लेकिन यूसीसी से समस्या या पहले लाने पर समस्या, क्या आखिर दिक्कत है? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए आप। देखिए, सरकार, गरिमा जी, सरकार किसी भी बिल को लाने के लिए स्वतंत्र है। हाँ। लेकिन मैं ये केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिवारों या शहीद परिवारों के साथ इतना पक्षपात क्यों कर रही है? क्या 70 की 70 विधानसभा के जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, तो कुछ उसके पक्ष में हैं, कुछ जो है पीठ पीछे पक्ष में है, कुछ फ्रंट पे पक्ष में है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि विधानसभा सत्र 1 या 2 घंटे का सत्र होना है, उसमें इतनी दिक्कत किस वजह से आ रही है? क्या खर्चा नहीं है, समय नहीं है, विधायकों अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ हैं, या इच्छा शक्ति नहीं है? आप ये लगाइए कि 10 साल से हम पुनर्बहाली की मांग को कर रहे हैं और चिन्हीकरण 23 साल हो गए। हमने राज्य की दूसरी चीजों की दिशा में काम करना था, हम अभी चिन्हीकरण में ही फंसे हुए हैं। तो क्या जिलाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के शासनादेशों की अवहेलना कर रहे हैं? मैं इसको क्या मान के चलूं? या ऊपर से इशारा है तब नहीं हो रहा है? तो दो बातें तो हैं, या तो ऊपर से इशारा है तब नहीं हो रहा है, और यह दूसरा अर्थ है कि जिलाधिकारी जो है सरकार के अंकुश से बाहर हैं। दूसरी बात, अब तो 10% क्षैतिज आरक्षण है, करेंगे 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 करते हुए तो जो है हमारी दूसरी भाजपा सरकार आ गई। लेकिन धामी जी से मुझे इसलिए अपेक्षा थी कि उन्होंने जिस प्रकार से महामहिम से वापस मंगाया था, आगे उसने परस्यू किया था, लेकिन इतनी समिति कमेटी तो मुझे लग रहा है जिस यूसीसी के लिए इनके लिए भी नहीं हुई जो यूसीसी बिल लेके आ रही है। तो ये मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारा सम्मान करना चाह रहे हैं, आप अपमान करना चाह रहे हैं। और ये केवल प्रदीप कुकरेती के लिए नहीं है, ये उसमें तमाम वो शहीद परिवारों के परिजन और तमाम लोग उसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें तमाम लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है। शांति प्रसाद जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो पहले होने चाहिए थे, लेकिन अब यूसीसी को लेकर रिपोर्ट तैयार हो गई है, सौंप दी जाएगी, इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले ही बताया जा रहा है सत्र भी हो जाएगा। गरिमा जी, यही चीज समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर उस हद पे उतर जाती है जिससे उनको लाभ मिलता है। अब आप देख लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अभी राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, खंडित मंदिर के अंदर उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को। यह है भाजपा। मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, मैं जानता हूं कि जब तक मंदिर पूर्ण नहीं बनता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसके से पहले उद्घाटन का कोई औचित्य नहीं है। मगर कौन सब जाए? साधु संत चिल्ला रहे हैं, मगर कौन मानता है? भारतीय जनता पार्टी की जिद के आगे 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। कारण, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी को राम का लाभ लेना है। दूसरी तरफ इधर आ जाइए, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने तो नहीं कहा था कि हमको जो है नौकरियां दो, आरक्षण दो, चिन्हीकरण करो। इन्हीं सरकारों ने एक व्यवस्था बनाई और अब इन्हीं सरकारों ने उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आज परिणाम यह है कि 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए पूरा उत्तराखंड आग बबूला है। राज्य आंदोलनकारी परिवार जो है सड़कों पर है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रही है। देखिए, यूसीसी सरकार की अगर आवश्यकता है तो करो, कौन मना कर रहा है? मगर ये भी तो बताओ कि उत्तराखंड का मूल निवासी तो यहाँ मूल निवास मांग रहा है, भू कानून मांग रहा है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई मांग रहा है, अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने वालों को गिरफ्तार करने की बात कर रहा है, उत्तराखंड की राजधानी मांग कर रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि वो भाटी आयोग, त्रिपाठी आयोग, तमाम आयोगों की करके कार्रवाई करो। ये नहीं कर रहे। लोकायुक्त कानून लागू करो, ये नहीं कर रहे। मगर क्योंकि चुनाव आ गए
केंद्र के आका को खुश करना है। जो मामला केंद्र का है उसे राज्य सरकार लागू करने जा रही है यूसीसी। मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी आफत आ गई? अगर ये कानून लागू नहीं होगा तो कहाँ उत्तराखंड के अंदर लेकिन आफत सर आई? कहीं से तो शुरुआत होगी जो ना। हम अगर जिन आपका बुनियादी प्रदेश चीजों उसमें के लिए अग्रणी राज्य बनकर आगे आ रहा है तो दिक्कत क्या है? एक सवाल ये भी उठता है सत्य प्रसाद जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये दिक्कत हम दिक्कत नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमने राज्य मांगा क्यों था भाई? ये राज्य मांगा था हमने, पहाड़ से पलायन रुके, पहाड़ का बोली भाषा पे काम हो, हमारे अधिकार बना लो। इस पर तो सरकार इन 23 सालों में काम नहीं कर रही है। बताइए, उत्तराखंड आंदोलन में किसने कहा कि यूसीसी लेकर आओ? कौन कह रहा है इन 30 सालों में कि हमको जो है समान आचार संहिता लागू करो? अरे भाई, यहाँ खाने को रोटी नहीं है, घर में रोजगार नहीं है, जंगली जानवर परेशान कर रहे, राजधानी का पता नहीं है, राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया, मूल निवास मिल नहीं रहा, भू कानून खत्म कर दिया। ऐसे में ये यूसीसी का क्या मतलब है? ये किनको खुश करने की बात कर रहे हो और किनको अधिकार संपन्न बनाने की बात कर रहे हो? 64 लाख लोगों का राज्य था, यहाँ 1,35,00,000 हो गए, क्या उनके अधिकारों को संपन्न कर रहे हो? हमारा मूल अस्तित्व खतरे में है, इस पर क्यों काम नहीं हो रहा है? इसके पीछे की सच्चाई यह है कि देखिए, 24 तारीख को उत्तराखंड सरकार संस्कृति दिवस मनाती है, बडोनी जी को याद करते हुए। यह संस्कृति दिवस में मोदी है तो मुमकिन है कहकर जो है उत्तराखंड को लूटने की योजना बना रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का राज्य आंदोलन सड़कों पर उतरकर अपने अस्तित्व की बात कर रहा है, संस्कृति बिछाने की बात कर रहा है। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं वो जनता इस बात को समझ रही है कि ये मई के चुनाव से पहले ये इस तरह का माहौल बनाएंगे और राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा ये बताती है, उन्हें पता है पहाड़ी लोग हैं, इनकी वोट हमें चाहिए ही नहीं, ये तो वैसी पार्टियों में बंधे हुए हैं, कोई जातियों में बटा है, कोई पार्टियों में बटा हुआ है, इनकी कितने % वोट होगी? 2%। मगर जिनके अधिकारों को संपन्न करना है, जिनको हमारी छाती पे बसा दिया है, ये लगभग उत्तराखंड के अंदर 45 से 40 लाख लोग हैं, वो खुश होंगे तो वो वोट देंगे भाजपा को। ये समझने की जरूरत है और मैं इसके लिए उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको भी कहीं ना कहीं दोषी मानता हूं कि उन्होंने इन राष्ट्र के नाम पर इन डकैतों को यहाँ थरप दिया। अब हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नियम थोपे जा रहे हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं करी थी। हमारा ये मानना है यूसीसी की आड़ में उत्तराखंड के अस्तित्व को खतरे में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरी जनता से अपील है कि देखिए, अभी आप ही ने डिबेट में कहा कि जो लिविंग रिलेशन में रहेगी उसको जो है संपत्ति में अधिकार देंगे। समझ रहे हो आप? अब सनातन धर्म के अनुयायियों की जब सामाजिक ऐसी तैसी होगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? लिविंग रिलेशन को ये जिस तरीके से मान्यता सर, आप देने की कहाँ बात जा रहे हैं? जिसमें- आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं शांति प्रसाद जी? भाई, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि ये यूसीसी के अंदर तो तमाम- ये अपना विचार यूसीसी भटका में देते हैं। यूसीसी में तो तमाम चीजों को शांति सुप्रीम जी कोर्ट में है, अपना वो लागू विचार होगी। भटका देते तो सर, क्या आप यूसीसी बताइए? सर, अभी तो ना। इस पर चर्चा आपने की आप नहीं। आप तो बताइए। ना खुलकर विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, क्या ना उत्तराखंड उसके में समर्थन की बात सरकार- कर रहे हैं। ये तो मैंने आपसे सवाल पूछा भी नहीं था कि यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसके सही गलत पर बात ही नहीं थी, उसके अभी आने को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मूल निवास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भू कानून आना चाहिए। लगना हम यूसीसी कि पर नहीं चर्चा लगना कर रहे हैं। चाहिए? अगर आप मेरे भ्रष्टाचार पिछले पर डिबेट्स होनी देखेंगे, चाहिए सब कि मैंने नहीं मूल होनी निवास चाहिए? और भू राजधानी तय कानून होनी पर ही चाहिए की कि है नहीं सर। होनी चाहिए? हम जब जवाब हमारे देना अधिकारों पर चाहेंगे। काम नहीं हो रहा है, ठीक है। देना जाके जो है 10% खेती आरक्षण पर काम नहीं हो रहा है, ठीक तो है। हमको यूसीसी की कौन मांग कर रहा है यहाँ भाई? ठीक है सर, ठीक है। जवाब देना चाहेंगे। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और मेहमान है, जब मैं जाती हूँ कुछ और प्रतिक्रिया ले लूँ, बहुत मेहमान है हमारे साथ में। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ में संगीता शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत संगीता जी आपका के न्यूज इंडिया पर। संगीता जी, नए साल की तैयारी और अब यूसीसी की बारी बताया जा रहा है, अभी कुछ और चीजें निकलकर सामने आई। देखिए, ठीक है कि बहुत सी जरूरतें हैं जो उत्तराखंड प्रदेश की अपनी हैं, लेकिन अभी ये भी बीच बीच में आ जाता है कि यूसीसी आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक तरफ विपक्ष भी कहता है कि नहीं, हमें यूसीसी से कोई समस्या नहीं है, आप लेकर आइए, लेकिन जब उस पर काम होना शुरू हो जाता है, जैसे ही वो तार छिड़ जाता है तो डिबेट छिड़ जाती है। ऐसा क्यों? जब एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि नहीं यूसीसी ठीक है, क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं ने टीवी चैनल पर बैठकर इस बात को स्वीकारा कि हमें यूसीसी से समस्या नहीं है, हमें एक देश एक कानून से समस्या नहीं है, लेकिन हमें ये समस्या है कि अभी क्यों? आप क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से बात करती है, इसलिए मैं वहां से ही आपसे सवाल करूंगी, क्या दिक्कत है? राज्य आंदोलनकारियों की बात उठनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनके मुद्दे दरकिनार होने चाहिए, उन मुद्दों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यूसीसी तो बात हो रही है ना उसको लेकर लगातार। और जब से बीजेपी आई, उसने पहले ही सेशन में कह दिया था कि अगर हम दोबारा से आते हैं तो हम अपनी पहली कैबिनेट में इसको लेकर बात करेंगे, और वो किया उसने। और जनता को विश्वास रहा, जनता भी चाहती थी शायद, इसीलिए उनको जीत कर आगे बढ़ाया, जिताकर।
गरिमा जी देखिए, डबल इंजन की सरकार है। जब आप एक देश एक कानून की बात करते हैं तो एक राज्य एक कानून क्यों चाहते हैं? एक देश एक कानून बनाइए, आपकी सेंट्रल में भी सरकार है। आप बार बार डबल इंजन की बात करते हैं, तो एक तरह से सिगुफा छोड़ना है ये कि हम यूसीसी लेकर के आ रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो एक माहौल तैयार करने की तैयारी हो जाती है। लेकिन इस बार तो सब कुछ बहुत तेज हो गया। अब तो रिपोर्ट तैयार है और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सौंपी जाएगी। यूसीसी को देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो जब विधानसभा का सत्र हुआ तो राज्य आंदोलनकारियों की भी बात की और समिति बनाई गई। तो लगातार आप समिति पर समिति बनाएंगे लेकिन उस पर कोई फैसला लेकर के नहीं आएंगे, शासनादेश नहीं आएगा, तो आप राज्य आंदोलनकारियों के साथ खिलवाड़ करने का काम क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हम राज्य आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड को साकार करना है, और दूसरी तरफ आप इस तरह का काम करते हैं। हिला हवाले आखिर क्यों? आपकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ आपको जनता ने भर भर के प्यार दिया है, तो आप तो भाई विशेष सत्र, जैसे आप यूसीसी के बुलाने की बात करते हैं, आप राज्य आंदोलनकारियों के लिए विशेष सत्र बुलाइए, 2 मिनट में फैसला कीजिए, काम खत्म हो जाता है। आज 23 वर्ष बाद भी बहुत दुख होता है गरिमा जी कि 23 साल बाद भी जिस उत्तराखंड को अपने प्राण न्यौछावर करके राज्य आंदोलनकारियों ने बनाया, जिनके परिवारों से लोग शहीद हुए, आज भी उनको लड़ाई करनी पड़ रही है। आज भी वो उनका हक है, कोई आप उन्हें भीख में ये चीज नहीं दे रहे, ये उनका अधिकार है। उसके बाद भी उन्हें लगातार सड़कों पर आकर ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर ये राज्य आंदोलनकारी राज्य ना बनाते गरिमा जी, तो कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रवक्ता, कौन नेता? आप सोचिए, उनकी बदौलत आज आप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बदौलत आज सरकार यहाँ पर है, उनकी बदौलत आज हम प्रवक्ता बनकर के बैठ करके इस राज्य में डिबेट कर रहे हैं। तो जिस राज्य को राज्य आंदोलनकारियों ने बनाया, आप 23 साल बाद भी वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे दयनीय स्थिति क्या होगी इस राज्य की गरिमा जी? दुख होता है बहुत सोच करके। और आपके लिए यूसीसी पहले है, हम नहीं कहते आप यूसीसी मत लागू कीजिए, हम तो कहते हैं एक देश एक कानून बनाइए, कहाँ परेशानी है, लेकिन राज्य का जो मुद्दा है उस पर तो बात कीजिए। आप उसको बार बार भटकाइए, आप भू कानून की बात मत कीजिए। भू कानून की बात होगी, राजधानी की बात होगी, जब भी बात होती है तो आप उसको तो दरकिनार कर देते हैं, लेकिन यूसीसी लेकर के आएंगे। और यूसीसी भी गरिमा जी आप लाइए ना, मना किसने किया, लेकिन आप लगातार चुनाव के टाइम उसको शिगुफा बना करके पेश करें, तो ये समझ से परे है। ये भारतीय जनता पार्टी की हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल अलग है। ये केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए क्या करना चाहते हैं ये इनकी नियत से परे है। आज भी देखिए ना पलायन किस तरह से हमारे राज्य में है। हमारे गांव के गांव खाली हो गए, भूतिया हो गए, लेकिन सरकार ने क्या सोचा है? आप बात करते हैं तो आप मैदानी क्षेत्र की बात हो जाती है, लेकिन पहाड़ों का आखिर क्या? वहां तो ना स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। आखिर वो लोग कब तक इंतजार करें? 23 साल कोई छोटा समय नहीं होता गरिमा जी। एक शिशु भी पैदा होकर के जवान हो जाता है, और उसके बावजूद भी वो अभी इसी आस में है कि विकास होगा, इसी आस में है कि पहाड़ों पर विकास चढ़ेगा, लेकिन आखिर कब? ये सवाल यक्ष प्रश्न की तरह हमेशा सामने खड़ा रह जाता है। ठीक है तो भाई धामी जी, आप विशेष सत्र यूसीसी के लिए बुला रहे हैं, मेरी तो बिल्कुल प्रार्थना है कि आप राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी विशेष सत्र बुलाइए। ठीक है, यानी आपको भी लग रहा है कि राज्य की जो बड़ी समस्याएं थी उनको हाशिए पर रखा गया और अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं यूसीसी पर लगातार सरकार बात करती है। इस पर हम और बात करेंगे, विस्तार से सबकी प्रतिक्रिया देंगे। यूसीसी को लेकर हम बात कर रहे हैं, लगातार खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में बना हुआ है। हमारे साथ में मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मंजू जी बहुत स्वागत आपका, आपके साथ में शुरुआत करेंगे। मंजू जी, मैं एक सवाल से बचना चाह रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस सवाल को करूं यूसीसी को लेकर, क्योंकि हम यूसीसी पर बहुत बात कर चुके हैं। अभी फिलहाल उसको लाने की बात हो रही है और उसकी समय को लेकर बात हो रही है। क्या लग रहा है, यूसीसी लाना चाहिए? मैं विपक्ष की राय जानना चाहती हूँ। अब आखिरकार उस सवाल पर आना ही पड़ा। देखिए, यूसीसी लाइए, मैंने इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहा था कि ये जो सरकार है इसकी कथनी और करनी में अंतर है। ये लोकसभा जो चुनाव से पहले जो है यूसीसी का ढिंडोरा पीट रही है कि हम यूसीसी लाएंगे, जबकि राज्य में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह से नारी के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, अगर यूसीसी में पहला राज्य उत्तराखंड बनना चाहता है तो नारी सुरक्षा के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देने का पहला राज्य उत्तराखंड क्यों नहीं बनना चाहता है? यूसीसी के मुद्दे पर सरकार जरूरत से ज्यादा जो है तत्पर दिखाई दे रही है, ऐसा सभी को लग रहा है। मेरे से पूर्व प्रवक्ताओं ने भी यही कहा। इसके लिए सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जैसे कि कितना महत्वपूर्ण यह मुद्दा हो, जबकि राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी की जा रही है। सॉरी,
10% आरक्षण की मांग राज्य आंदोलनकारी कर रहे हैं, उनको चेतावनी भी दी गई है, परंतु सरकार ने लोकसभा चुनाव को सरकार को जो है लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहा है और वो इसलिए उत्तराखंड सहित परिवारों की अनदेखी कर रही है। राजनीतिक लाभ लेने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। 10% की मांग के लिए मांग अगर कर रही है तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? जैसे मुझसे पूर्व प्रवक्ता संगीता जी ने कहा कि अगर इन आंदोलनकारियों ने अपने जान की कुर्बानी ना दी होती, हमें उत्तराखंड राज्य बनाकर ना दिया होता, तो आज हमारे राज्य में कौन मुख्यमंत्री होता, कौन उप मुख्यमंत्री होता, कौन प्रवक्ता होता, क्या होता? इस तरह की बातें सामने निकल। लोकायुक्त कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? सरकार को लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए इस पर ये बार बार, जब भी आपको पता है कि ये सरकार, पहले भी मैंने कहा कि मारती कम है और घसीटती ज्यादा है, जब भी इलेक्शन की बारी आती है तो ये यूसीसी का मुद्दा अपनी राग, अपनी डपली, अपना राग आपने का काम करती है। जो असल में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का जो अस्तित्व है उसको खतरे में डालकर ये काम कर रही। ये जब सरकार में आने से पहले तो राज्य आंदोलनकारियों को बड़े बड़े इन्होंने लॉलीपॉप दिए थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपको ये दर्जा दिया जाएगा। मैं कहती हूँ सरकार से पूछना था, वो सारे जो है लॉलीपॉप जो आपने दिए थे वो सब कहाँ चले गए? आप उनके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जुमलेबाजी की सरकार है और जुमलेबाजी के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है और हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। और सरकार को, राज्य आंदोलनकारी हमारी शान है। आज उत्तराखंड कुछ है तो इन्हीं के बदौलत है, इनकी शहादत के बदौलत उत्तराखंड राज्य बना हुआ है। तो मैं कह रही हूँ महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इस पर बोलने का काम नहीं, इस पर सख्त से सख्त कानून लगाने की बात ना करते हुए इलेक्शन आ गया है और आज जो लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने यूसीसी का मुद्दा उछालने का काम कर दिया है और कुछ भी नहीं। ठीक है जपेंद्र जी, आरोप है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी सरकार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दे उठाते हैं, उसको पता है कि उससे हमें फायदा होने वाला है, जबकि उत्तराखंड राज्य का जिन चीजों के लिए गठन हुआ शायद वो ही चीजें भुला दी गई। आपने सबकी ही बात सुन ली है, कुछ कहना भी आप चाह रहे थे, बात को पूरा करिए, मेरे सवाल को छोड़ते जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोसने से कुछ नहीं होगा। छोटे राज्यों की परिकल्पना ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी और छोटे राज्यों की परिकल्पना को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। अब क्या देश के अंदर उत्तराखंड अकेला एक ऐसा छोटा राज्य बना? अनेकों राज्य बने, अनेकों राज्यों के मुद्दे हैं, अनेकों राज्यों के मूल निवासियों के मुद्दे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास हमेशा ये रहा है कि क्षेत्र के मूल निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ साथ ही जो एक राष्ट्रीयता का पुट है, उस राष्ट्रीयता के पुट को भी साकार किया जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सैनिक देश की रक्षा के लिए जाते हैं। एक ये सदियों से एक ये परंपरा चलती आ रही है। और अगर हम यूसीसी की बात करें तो यूसीसी तो देश आजाद होने के बाद से लागू हो जाना चाहिए था। क्या कारण रहे कि यूसीसी को लागू नहीं किया गया या यूसीसी जैसे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसका क्या खामियाजा इस देश ने भुगता, उत्तराखंड ने भुगता। और अभी हमारे यूकेडी के प्रवक्ता साथी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो क्या ये भूल गए कि पहले चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने आपको 5 विधायक दिए थे? तो आज ऐसी क्या स्थिति बन गई कि उत्तराखंड का जनमानस आप पे भरोसा नहीं करना चाहता, आप एक विधायक नहीं बना के ला सकते? तो ये इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीयता के पुट के साथ साथ क्षेत्रता के अधिकारों को सम्मान देते हुए कदम आगे बढ़ाए। लेकिन अब यही राज्य आंदोलनकारी तो आज प्रदर्शन कर रहे हैं ना सर। जपेंद्र जी, ये राज्य आंदोलनकारियों को तो आप स्वीकारते हैं ना, आज इन्हीं की ओर से प्रदर्शन करने जाने की बात सामने आई, तो ये क्या है फिर? हमें इन प्रदर्शनों का औचित्य नहीं समझ में आ रहा
कि ये प्रदर्शन ऐसे क्यों हो रहे हैं। जब 10% आरक्षण पहले मिल गई है, आने वाले समय में अगर उत्तराखंड के प्रति प्रेम ना होता, उत्तराखंड के प्रति समर्पण ना होता, तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जो इतना डेवलपमेंट, ऑल वेदर रोड, कर्णप्रयाग तक रेलवे स्टेशन, ये बाकी सरकारों के समय तो सिर्फ एक सपना हुआ करता था। और आज इन सपनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार साकार करने जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले 10-15 वर्षों में उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय जनपदों को हमने किस तरह से डेवलप करना है। अन्य सरकारों के समय में नीतीमाणा अंतिम गांव हुआ करता था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नीतीमाणा देश का प्रथम गांव के नाम से पहचाना जाता है, और वो डेवलपमेंट प्रथम गांव से शुरू होने जा रहा है। तो ठीक है, आप आलोचना कर सकते हैं, आप अपने राजनीतिक द्वंद के लिए, अपने राजनीतिक जो उसे बनाए रखने के लिए आप विरोधाभासी बातें कर सकते हैं, लेकिन आप हक के नहीं फेर सकते। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा है जो केंद्र में मानव के साथ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का इतना लगाव हमारे प्रदेश के साथ है। तो ठीक है, आप आलोचना सिर्फ आलोचना करने के लिए करना चाहें तो ये आपका व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। देखिए जपेंद्र जी, मैं आपसे ही बैक टू बैक सवाल कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि आप सत्ता में हैं इसलिए सवाल बनते हैं। सर ठीक है, आप राजनीतिक लोगों पर ये आरोप लगा सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो करना है, बस कुछ भी हो जाए, या आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं। लेकिन ये राज्य आंदोलनकारी क्या है, क्या आपने इनको भी विरोधी मान लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि देश का और देश के प्रत्येक राज्य का निवासी, उसके कुछ विशेषाधिकार हैं, और उन विशेषाधिकारों के लिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को जो कार्य करने हैं, केंद्र सरकार वो कार्य कर रही है, राज्य सरकार वो कार्य कर रही है। आज मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के विकास को लेकर, उत्तराखंडी जनमानस के मुद्दों को लेकर रात दिन संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये विरोधाभासी बयान राजनीतिक लोगों के हो सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि उत्तराखंड की जनता संतुष्ट है, और जनता का जो भरोसा उन्होंने 2 बार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, तो निश्चित तौर पर हम उनके इस चुनाव को सार्थक करेंगे और उनके इस भरोसे को कायम रखेंगे। ठीक है, राज्य आंदोलनकारी प्रदीप जी के पास पे वापस जाऊंगी। प्रदीप जी, आपने सबकी बात को सुन लिया, विपक्ष को भी, और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम राज्य आंदोलनकारियों को पूरा सम्मान करते हैं, उनकी बात को भी हम करेंगे, जो उत्तराखंड की बड़ी समस्याएं हैं इस पर भी काम लगातार हो ही रहा है। लेकिन यूसीसी क्योंकि बहुत जरूरी लगता है, शायद इसलिए उनकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा शुरू से रही है। क्या है सच, आपको क्या लग रहा है? अब जब राज्य आंदोलनकारी निकल ही चुके हैं प्रदर्शन के लिए, तो क्या किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं? यूसीसी की मैं बात करूं तो यूसीसी या कोई भी ऐसी चीज, वो सारी व्यवस्थाएं पहले आम जनमानस के सामने कायदे में लानी चाहिए। उस पे जिस प्रकार से और समितियां बनाई गई हैं, इस पे समिति बना के उसमें जनता से सामने जनता को इन्वॉल्व करके, बाकी ट्रांसपेरेंसी उसमें सरकार को लानी चाहिए कि ये यूसीसी चीज क्या है, ये किन व्यवस्थाओं के लिए बन रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब हमारे 10% क्षैतिज आरक्षण का है, तो वो सबको पता है कि राज्य आंदोलनकारी चिन्हित परिवार के, शहीद परिवार के तमाम उनके आश्रित और इनके लिए इतनी पूरी समीक्षा है। ऐसे ही भू कानून के लिए हमने, मूल निवास के लिए हमने, वो सारी चीजें हैं। सरकार को ईमानदारी से इस पर काम करने की आवश्यकता है। और मैं जपेंद्र जी के माध्यम से पुनः एक बार अपील करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री को वो बताएं कि जो भी इस तरह की वेलफेयर के लिए जो बनाई जाती हैं, तो जो समिति या सुझाव इस तरह बनाए जाते हैं, उसमें लोगों को इन्वॉल्व करें। अगर हमारे आंदोलनकारियों का ही था तो हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया उसमें? हमें ना करते, किसी और को करते। दूसरी बात, अभी सत्र, एक दिन के सत्र के लिए इतना पूरा महीना निकल गया है, पूरा महीना निकल गया है। और मुझे पूरी आशा थी, कहाँ तो मैं दिवाली से तोहफा मांगने की बात कर रहा था, दिवाली से ये सारी चीजें निकलती चली गई। इगास वीक पे भी हमने कोशिश करी, इगास भी चला गया। अभी हमने कहा दिसंबर जो है मानवाधिकार दिवस है, 10 तारीख को वहां कुछ होगा। अब क्रिसमस भी चला गया, और मुझे लगता है ऐसे ही मकर संक्रांति में निकलेंगे, और एक दिन मेरे हाथ में जो है, हम हेडिंग में अखबार में होगा कि आचार संहिता लगी। ठीक है,
ठीक है, थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, नहीं थपलियाल साहब नहीं, माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी आज हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, आज आप काफी शांति के साथ में चर्चा को सुन रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि ये आपने जो एक बात कही वो बिल्कुल ठीक थी कि उत्तराखंड राज्य का गठन ही कुछ अहम चीजों के लिए हुआ था और राज्य आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश के लिए अपना बलिदान दिया है। कई राज्य आंदोलनकारियों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप यहां पर भी सही हैं कि अभी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो अब तक ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर खुद यूकेडी के भी कई सारे प्रवक्ता मेरे साथ अलग अलग डिबेट्स में बैठे हैं जिन्होंने कहा कि हमें यूसीसी से दिक्कत नहीं है। और अगर देखिए, अच्छी चीज है, एक पहल हो रही है तो उसमें आपका प्रदेश आगे बढ़ रहा है, पहला प्रदेश बन रहा है, इसको लेकर खुशी नहीं होनी चाहिए क्या? क्या ये वाली बात मैं आप पर न लागू होते हुए समझूं कि बस विरोध करने के लिए विरोध करना है? अगर यूसीसी आ जाएगा तो दिक्कत क्या है? क्या नहीं लग रहा आपको कि आगे और कानून में जो तस्वीर है वो साफ होती जाएगी? गरिमा जी, हाँ, बात यही है कि समझने की जरूरत है कि हम कह क्या रहे हैं। हाँ, हमारे बात का मतलब अगर गलत समझोगे तो फिर तो गलत ही हो गया। हाँ, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप यूसीसी मत लाइए, मगर अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, रोटी दे दो, अगर रोटी बाद में मिलेगी, पहले काम कर। अरे वो काम करूंगा तभी तो जब पेट कुछ होगा। हम ये कह रहे हैं कि जिन बुनियादी चीजों के लिए राज्य मांगा गया था, सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करके बताए ना कि राजधानी क्यों नहीं बनी, हमारी परिसंपत्तियां क्यों नहीं छूटी, भू कानून मूल निवास क्यों नहीं मिल रहा, लोकायुक्त पे काम क्यों नहीं हो रहा। ये जितने आयोग, भाटिया आयोग, त्रिपाठी आयोग बनाए, इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने वाली विधायक के ऊपर कभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा। या महिलाओं को जो है हॉस्पिटल में दवाइयां क्यों नहीं मिल रही, सड़क पर प्रसव क्यों हो रहा, पलायन क्यों हो रहा है उत्तराखंड में। इस चीज पर हम बात कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमारी बुनियादी चीजों को ठीक कर दीजिए, उसके बाद यूसीसी लाइए, कहाँ दिक्कत आ रही। मगर ये कौन सा तरीका है कि चुनाव से पहले यूसीसी, फिर जब तुम ये जानती हो कि केंद्र का ये मुद्दा है, ये अगर समान कानून अगर पूरे देश में एक बनाना है तो भाई ये तो केंद्र का मुद्दा है, मोदी जी लेकर आए। आप नहीं, क्या ये प्रदेशों में नहीं आएगा? तो आप यहाँ पर क्या महसूस, अगर उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है, क्या ये देश का हिस्सा नहीं है? अरे गरिमा, ये प्रयोगशाला है क्या उत्तराखंड? ठीक है, यूकेडी के सारे प्रवक्ताओं की ओर से मैं थपलियाल साहब का नाम आज क्यों ले गई आपको पता है शांति प्रसाद जी? थपलियाल साहब आप ही की पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं अक्सर डिबेट्स में, वो यही कहते हैं कि उत्तराखंड को केंद्र ने प्रयोगशाला बना दिया है। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमको जिस चीज के लिए राज्य मांगा वो तो हमें मिलने का, और प्रयोगशाला पे प्रयोगशाला हमारे ऊपर यूज की जा रही है। मतलब अगर ये ट्रायल यहाँ सफल हो गया तो मोदी जी अच्छे, अगर सफल नहीं हुआ तो मोदी जी तो पहले कह रहे थे धामी राजनीतिक रूप से बेईमान है। हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि धामी हाकम है और हाकम ही धामी है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लूट गए तो हम दूसरे ने, और नहीं लूटे तो मजे मजे। अरे राज्य बर्बाद हो गया, 85,000 करोड़ के कर्ज में चला गया, मूल निवासी पलायन को मजबूर है, अभी हमारी जमीनों को भी गांव से बेचने की तैयारी पे लग गए। तो ऐसा काम क्यों करा जा रहा है जिससे उत्तराखंड का व्यक्ति, भाई मेरा विकास हो रहा है और मुझे पता नहीं कि मेरा विकास हो रहा, मेरे गांव को विकास के सपने दिखाए जा रहे हैं और मेरे गांव से पलायन हो रहा। मेरे ही उत्तराखंड के लड़के बेरोजगारी के लिए आत्महत्या कर रहे, बेरोजगार संघ बना के बैठे हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री जी बिहार वालों को नौकरी देने पे खुश हो रहे हैं। भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि यहाँ का इस राज्य का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अरे हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो फिर तो देश के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मगर ना, हमारी बातों पर अमल नहीं करना। अच्छा, क्या यूसीसी से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होगा सर? क्या यूसीसी से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होगा? क्या आपको यूसीसी के फायदे कम नजर आते हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या यूसीसी से आपको कोई फायदा नजर नहीं आता? और अगर केंद्र भी लाएगा ना, आप जो बात अभी आपने कहा कि केंद्र क्यों नहीं लाता, केंद्र की बात है ये, तो अगर केंद्र भी लेकर आएगा तो आपका प्रदेश तो केंद्र के अंदर क्या तब प्रदेश में लागू नहीं होगी? क्या सभी प्रदेशों में केंद्र तो लाएगा तो सभी प्रदेशों में करेगा, देश भर में करेगा? अरे केंद्र को कौन सी ऐसी आफत आ गई जो 370 लागू कर सकती है, वो सख्ती से देश के अंदर यूसीसी लागू कर दे। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे रोटी चाहिए और आप मुझे कह रहे हो कि रोटी ना ले। भाई क्यों ना, मेरे को मेरी चीज दो ना। ये ऐसा कौन सा कानून हमारी छाती पे थोपा जा रहा है जिससे आम सहमति नहीं बन पा रही। और अगर आपको वाकई यूसीसी के अंदर बहुत इतना प्यार दिख रहा है तो सार्वजनिक करो ना। आदिवासियों के लिए क्या करोगे, बोक्साओं के लिए क्या करोगे, जो नागरिक मान्यताएं हैं उस पर क्या करोगे।
अरे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर आप उत्तराखंड का मजाक मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट तो महिलाओं को भी समान वो दे रहा है अधिकार। क्यों नहीं लोकसभा में 33% आरक्षण लाकर महिलाओं को ताकतवर बनाते? वहां नहीं करना। जहां इनको लाभ चाहिए वहां ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अब यूसीसी अरे अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड का मूल निवास के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहा था। तो ये राजनीतिक बेईमान लोग यहाँ पर मोदी के बेइज्जती कर रहे थे मूल निवासियों का। तो मेरा कहने का मतलब है राज्य आंदोलनकारी जो अब 10% क्षैतिज आरक्षण मांग रहे हैं वो क्या गलत कह रहे भाई कि हमको हमारा आरक्षण हक दो, मगर ना उनको हक देना उनको जो इनकी सत्ता के लिए नाले खाले में जिन्हें बसा रखा। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि सरकारी संपत्ति में बैठे लोगों को हटाइए, मगर उसके लिए अध्यादेश लेके आ जाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट को इनको इज्जत नहीं दिखती। कहने का मतलब है गरिमा, झूठ के सहारे लंबा राजनीति नहीं चलती। इस समय इन बेईमानों की चल रही है, जनता लूट रही है। उत्तराखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की 13 साल से सरकार है तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा स्वर्णिम काल आ गया? सर ठीक है मैं भी ये सवाल पूछ लूं शांति प्रसाद जी, आप ठीक कह रहे हैं। बात तो ये है ना कि देखिए लगातार उनकी सरकार है, वो चुनाव लड़ते हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लोगों का वोट लेकर आते हैं। तो फिर सवाल तो ये भी उठता है कि उनकी हर नीति, उनकी सारी राजनीति उनको पसंद आ रही है। अभी देखिए वो तंज कस के संगीता शर्मा जी पर कि आप 1 सीट नहीं ला पा रहे हैं, आप कैसे बात करते हैं। तो ये बहुत लाजमी हो जाता है। जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलता तब तक कह पाना अपनी बात बहुत कठिन हो जाता है। विधानसभा में फर्जी नौकरी लगे तो ऐसे चोर दरवाजे से सत्ता पा रही है। उत्तराखंड के अंदर हाकम जैसे लोगों ने यहाँ गधों को नौकरियां दे दी और पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी 13 साल से सत्ता ऐसे ही बना रही है, जनता का मूर्ख बनाकर धोखे से। अगर वाकई ईमानदारी ये सरकार होती तो उत्तराखंड के मूलभूत सुविधाओं पर काम करती। राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, नौजवान सड़क पे आके आत्महत्या कर रहे और ये सत्ता का मजा लेकर 40% कमीशन खा रहे। अगर ये सच नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बताए कि उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी का आलम बढ़ा क्यों है, उत्तराखंड के अंदर जो है बेरोजगार संघ क्यों बना है, या राज्य आंदोलनकारी क्यों सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्यों मूल निवासी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, इतना जरूर है सत्ता में आ गए तो इसका मतलब ये सब कुछ ठीक है। सत्ता ही यदि विकास का मानक होता तो इस देश के अंदर स्वर्ण युग होता इस समय भारत के शासन काल में। मगर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आरबीआई बर्बाद हो चुका है, बैंक बर्बाद हो चुके हैं, नौकरियां खत्म हो चुकी है, संस्थान बिक चुके हैं। और जिस तरीके से देश के हालात है, जिस दिन इसकी हकीकत जनता की समझ में आएगी, भारतीय जनता पार्टियों को घर से निकाल के मारेगी जनता। ये भी आप देख लीजिएगा। सत्ता ही सब कुछ नहीं होती। सर फिलहाल तो जनता ही है जो उन्हें सबसे ऊपर, जिस राज्य का अधिकार। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, लेकिन देखिए इस बात को भी स्वीकार लीजिए ना कि फिलहाल तो जनता ही है जो सालों से उन पर विश्वास दिखा रही है और यही आपको करना है। अगर आपको भी अपनी बात पहुंचानी है तो आप अपनी बात को पहुंचाइए उन तक। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, संगीता शर्मा जी के पास भी जाएंगे। संगीता जी देखिए, अभी मैंने बताया ना कि एक तंज कस गए जपेंद्र जी, उन्होंने कहा कि आप एक विधायक नहीं ला सकते और आप प्रदेश के लिए बात करते हैं। जनता आपके साथ नहीं खड़ी है, जनता उनके साथ खड़ी है, ठीक है ये बात। लेकिन ये बात उठ रही है ना कि भाई अपने फायदे के लिहाज से चीजें हो रही हैं। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया तो उत्तराखंड ही क्यों? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर प्रयोगशाला के लिहाज से काम हो रहा होता तो उत्तराखंड ही क्यों होता या क्यों है? गरिमा जी देखिए, उन्होंने कहा एक विधायक नहीं ला सकते, तो कुंवर जपेंद्र भाई ये याद कर ले कि उनकी पार्टी को सत्ता में आने के लिए कितने बरस लगे थे और आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्ष में कहां से कहां पहुंची है, पहली बात। और दूसरी चीज देखिए गरिमा जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो राज्य बने थे वहां भी समस्याएं होंगी। तो कुंवर जपेंद्र भाई को याद दिला दूं तो हमारे साथ राज्य बने थे, उनको अपनी राजधानी मिल चुकी है और हम तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक अपनी राजधानी नहीं पा पाए। बिल्कुल, अभी तक हमारी स्थायी राजधानी नहीं है, उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो कुंवर जपेंद्र भाई उदाहरण जरा आप ठीक से दिया कीजिए। उन राज्यों में अगर राजधानी बन गई है तो आप भी यहाँ एक स्थायी राजधानी दीजिए उत्तराखंड को। लेकिन इन सबके लिए तो और ये कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार ठहराएंगी आप इसको? आज आप साथ में हैं, आज ठीक है आप एकता में हैं, गठबंधन में हैं, लेकिन नहीं मानती कि इन सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार उतनी ही ये पार्टी भी है क्योंकि ये सत्ता में बराबर रही है बीजेपी के? देखिए गरिमा जी, कांग्रेस जिम्मेदार रही तो आज जनता ने उसको अर्श से फर्श पे पहुंचाने का काम किया। हाँ। इसीलिए भाजपा पर भरोसा जताया, इसीलिए भाजपा को लेकर के आए कि कांग्रेस ने जो काम नहीं किए वो भाजपा की डबल इंजन की सरकार करेगी। लेकिन ये तो उनसे भी 4 कदम आगे हैं। ये डबल इंजन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार के केवल नारे लगाने, होर्डिंग लगाने, इन्हीं का काम करते हैं और काम इनके बिल्कुल उससे उल्टे हैं। करना इन्हें कुछ नहीं होता। आप देखिए ना कि पलायन, जवाब मांगो तो जवाब नहीं। आप कहते हैं
अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा करेंगे। तो गरिमा जी, अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा करने के लिए एक राज्य की परिभाषा क्या होती है? पहले तो कुंवर जपेंद्र भाई इसी को समझा दें। आप जब ही तो खड़ा करेंगे जब यहाँ के प्रत्येक युवा को रोजगार मिल जाएगा, तब आप कहेंगे ना कि उत्तराखंड अग्रणी राज्य में खड़ा है। जब यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अच्छी मिल जाएंगी, उनके दरवाजे तक पहुंच जाएंगी, तब आप कहेंगे ना अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा है। जब सरकारी स्कूल इतने बेहतर हो जाएंगे कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ना पड़ेगा, तब आप कहेंगे ना कि अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा है। या हवा में कहने से ही अग्रणी राज्य की श्रेणी, यानी यूसीसी के लिए आगे होने का कोई मतलब नहीं है पहले, यानी यूसीसी के लिए आगे होने का मतलब नहीं है। बेरोजगार संघ बन जाए, अग्रणी राज्य की श्रेणी में होगा। राज्य आंदोलनकारी सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन उत्तराखंड तो अग्रणी श्रेणी में खड़ा है। ये किस तरह का चश्मा पहन करके बैठते हैं और कैसे विकास को देखते हैं, यही समझ में नहीं आता। ठीक है, अब जपेंद्र जी के पास ही जाएंगे। जपेंद्र जी, देखिए आरोप यही लग रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य के लिए अपनी जान तक दे दी, बहुत से ऐसे हैं, या फिर यूकेडी जो राज्य में कई सालों से है और बहुत कुछ उसके लिए उसने भी खोया है और बहुत लगी हुई है, या बाकी के जो दल आपके कह रहे हैं राजनीतिक विरोधी हैं कि बहुत से मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, इन्हीं मुद्दों पर हम डिबेट, इवन हम जब डिबेट भी करते हैं ना, तो हमें पता है कि उत्तराखंड की समस्याएं क्या है। ना स्थायी राजधानी है आपके पास जो शख्स रहता है उसे ये बात साबित कर पाने के लिए कानून तक नहीं है कि वो वहां का निवासी है। भू कानून तक की समस्या आपके सामने खड़ी हुई है और एक पहाड़ की तरह खड़ी हुई है जिसका कोई निदान नजर नहीं आता। पलायन आपके लिए इतनी बड़ी समस्या है कि आप उसे रोक पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। बेरोजगारी चरम पर है और आपको भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप बच सके, स्वीकार ना करें कि नहीं ऐसा नहीं है। ये सारी समस्याएं जस की तस हैं, तो यूसीसी के लिए उत्तराखंड क्यों? क्या पहले उन समस्याओं पर काम नहीं होना चाहिए था? आपके विपक्षी भी आपके साथ है, वो कह रहे हैं यूसीसी लाइए, हमको समस्या नहीं है, लेकिन इन समस्याओं का तो हल कर दीजिए। या उत्तराखंड को आपने प्रयोगशाला बना दिया क्योंकि चुनाव नजदीक है, यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है, तो यूसीसी की जब भी होता है आप एक तार छेड़ देते हैं, आप यूसीसी का राग शुरू कर देते हैं और उसके बाद यूसीसी पर चर्चा हो जाती है। जपेंद्र जी, सच जो है ना वो बहुत कड़वा होता है और इसीलिए ये कहा जाता है कि राजनीतिक लोगों को सच नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में वो सच हमारे मुंह से निकल गया। अब निकल गया तो उसका आधार भी है। अब कौन शहीदों का सम्मान नहीं करता? बिल्कुल, उत्तराखंड के शहीदों का सम्मान रहती दुनिया तक रहेगा और आने वाली सभी सरकारों को करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उसमें सबसे अग्रणीय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शहीदों के समर्पण और उनके कामों को और उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देना चाहती। और ये सिर्फ उत्तराखंड के साथ ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश के किसी कोने में भी देश के किसी भी वीर सपूत के जनहित के मुद्दों के ऊपर, देश की रक्षा के ऊपर दी गई कुर्बानियों को याद रखती है और याद कराती है। लेकिन सर बात तो वही है ना कि जो उनकी बातें थी, अगर उनका आप सिर्फ कहने से सम्मान थोड़ी होता है सर। आप ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूं, आपने कहा सम्मान करते हैं, लेकिन क्या ये सम्मान है? आप उनकी बातों को, उनके विचारों को समझिए ना, ये भी तो सम्मान होता है। देखिए, भू कानून के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा है और ये माना है कि उत्तराखंड के लिए भू कानून आवश्यक है और सरकार उसके ऊपर काम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से पहले किसी सरकार ने खुलकर ये नहीं कहा कि हाँ, भू कानून उत्तराखंड के लिए जरूरी है और उत्तराखंड के अंदर भू कानून के ऊपर काम होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम करेगी। अब रही बात और मुद्दों की, पर्वतीय जनपदों के विकास को लेकर, भविष्य की योजनाओं को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, 100% पलायन को रोकने की दिशा में जिस तरह की योजनाएं सरकार बना रही है, अन्य सरकारों ने तो उस बारे में कभी सोचा भी नहीं। ठीक है, वक्त लग रहा है, इसीलिए आज हमारी आलोचना हो रही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं नहीं सर, आलोचना देखिए, आलोचना यूसीसी की नहीं हो रही, आलोचना यूसीसी की नहीं हो रही है, आलोचना आपके टाइमिंग पर होती है। आलोचना इस बात की होती है कि आपने बाकी मुद्दों को शायद उतनी प्राथमिकता नहीं दी, इस बात की आलोचना होती है जो उत्तराखंड के लिए और ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं। यूसीसी को लेकर आपके विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमें उससे समस्या नहीं है। ठीक है जपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। तो चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े दांव
यूसीसी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने कह दिया है कि अब रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही विशेष सत्र बुलाया जाना है, जिसमें यूसीसी को लेकर क्या कुछ होता है देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल यूसीसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।